साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों आज बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या है? क्या एंटी करप्शन वॉइस सैंपलिंग ड्राइव कर सकती है या नहीं कर सकती है। नंबर 2, अगर वॉइस सैंपल का नोटिस किसी अक्यूज्ड को आया और उसने ये लिख के दे दिया कि मैं अपनी आवाज़ का नमूना देना नहीं चाहता हूँ, या वैसे ही अपनी आवाज़ का नमूना देने से मना कर दिया, तो उस बात का या उस लिखावट का इम्पैक्ट उसके केस में क्या आएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि यदि अक्यूज्ड किसी मामले में वॉइस सैंपल को दे देता है और वॉइस सैंपल से एलिज्ड वॉइस मैच होके आ जाती है, तो क्या ट्रायल का अवसर दिए बगैर ही उसे कन्विक्शन कंसेंट कोर्ट्स कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे दिमाग में लगातार खलबली पैदा करते हैं। हमको नहीं पता कि हम इस बात के निष्कर्ष पर कैसे पहुंचेंगे, पर यह जरूर पता है कि अगर हम कुछ पॉइंट्स को पकड़ के चलेंगे तो निष्कर्ष तक भी पहुंचेंगे और उसके ऑप्टिमम रिजल्ट्स को भी जो है हम ऑब्टेन कर पाएंगे। एक बात कह देता हूं, लिख लो। मैं हमेशा ही कहता हूं कॉपी को मेंटेन करते हुए चलो कि लॉ जो है ये बेस्ड है कॉमन सेंस पे। समझ रहे हैं आप? ये बेस्ड है कॉमन सेंस पे, बट कॉमन सेंस इज नॉट अ कॉमन थिंग। और अगर ये इतनी कॉमन थिंग होती तो देश का हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से क्लाइंट्स को राय देकर उन रिजल्ट्स की ऑप्टिमाइजेशंस की बात कर रहा होता। यही फर्क करता है एडवोकेट को और एक्सपर्ट को। एडवोकेट कुड एडवाइज यू बट एक्सपर्ट विल नॉट एडवाइज यू। वॉट एक्सपर्ट विल गिव यू, एक्सपर्ट आपको क्या देगा? एक ऐसा वे कि आप अपना रास्ता खुद खोज सके। साथियों एक बात छोटी सी जो है समझ लो, क्योंकि ये टॉपिक जो है काफी कॉम्प्लिकेट्स है, तो मैंने इस वीडियो को बनाया है 3 पार्ट्स के अंदर। आज मैं डिस्कस करूंगा पार्ट नंबर 1 कि वॉइस सैंपलिंग को लेकर पोजीशंस क्या है और कंफ्यूजन्स क्या है, और पार्ट नंबर 2 में जो रिमेनिंग टॉपिक मैंने डिस्कस किए उसको मैं डिस्कस करूंगा, और पार्ट नंबर 3 में मेरा कंक्लूजन होगा विद मैजिकल रेमेडीज कि आपको करना क्या है अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति निकल कर आ जाती है। तो एक छोटी सी बात समझ लो, छोटी सी बात। सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट लॉ आया है जिसकी लाइट में एंटी करप्शन आपका मिसयूज कर रही है और ये कह रही है कि सैंपल दीजिए वॉइस का, और लगातार आपको जो है कोर्ट के नोटिस आ रहे हैं, या इसके साथ साथ आपसे लिखवाया जा रहा है कि मैं अपनी वॉइस का सैंपल देना नहीं चाहता हूं। तो एक बात क्लियर कर रहा हूं, आपको क्लेरिफाई कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के लॉ के अनुसार किसी भी कोर्ट को वॉइस सैंपल लेने की पावर नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये साफ लिखा है कि पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया है जो कि मजिस्ट्रेट को या जज को एम्पावर करता हो कि वो वॉइस सैंपल को जो है ले सके। फिर भी आर्टिकल 142 भारतीय संविधान के तहत ये शक्तियां दी गई हैं कंसर्न ट्रायल कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, बट एक बात कंक्लूजन के फॉर्म में इनिशियल स्टेज पर निकल के आ गई कि पार्लियामेंट ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया है, इस विषय पर कानून नहीं बनाया है। अब सबसे आती है इंपॉर्टेंट बात, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 वर्सेस आर्टिकल 21 भारतीय संविधान। एक तरफ आर्टिकल 20(3) हमें सिक्योरिटी देता है और ये कहता है कि आपको एविडेंस देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, और ये बात भी क्लियर है कि पार्लियामेंट का कोई भी लॉ इस पॉइंट पे नहीं है जो अक्यूज्ड को कंपेल करता हो कि दीजिए अपनी आवाज का नमूना। तो ऐसे पर्सपेक्टिव में बार बार मैं कहना चाहूंगा और बार बार मैं कहता आ रहा हूं कि आर्टिकल 20(3) का प्रोटेक्शन तो हमेशा ही अक्यूज्ड को अवेलेबल रहेगा। या एक बात आपके दिमाग में निकल के आ रही होगी कि ये प्रोटेक्शन जो है लिमिटेड है। अगर कोई अक्यूज्ड अपनी वॉइस का सैंपल देता है या उसके लिए उसे कहा जाता है तो किसी भी रूप में आर्टिकल 20(3) इन्फ्रिंग नहीं होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना है बेसिक फंडामेंटल आर्टिकल 20(3) को लेकर, फिर हम आएंगे वॉइस सैंपलिंग के पर्सपेक्टिव को लेकर। एक्चुअली संविधान जब बन रहा था तो इसमें कुछ राइट्स को जो है फंडामेंटल राइट्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, और आर्टिकल 20(3) जो है सब क्लॉज 3 खासकर ये स्पेसिफिक कहता है कि कंपेल्सिव एविडेंस अगर ऑब्टेन की जा रही है या कंपेल करते हुए एविडेंस को ऑब्टेन किया जा रहा है
तो इट विल अमाउंट टू सेल्फ इंक्रीमिनेशन, और सेल्फ इंक्रीमिनेशन के तहत ऑब्टेन की गई एविडेंस की वैल्यू नहीं रहती है। इसकी पुष्टि किस बात से होती है? स्वतः ही एविडेंस एक्ट से होती है, जो पहले ही बन चुका है संविधान से पहले, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है और कस्टडी में रहते हुए कन्फेशन लिया जाता है और कंपल्सिव एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाता है, तो ऐसे पर्सपेक्टिव में वो समस्त एविडेंस जो है वो इनलीगल है और उनकी साक्ष्य में जो है कोई वैल्यू नहीं है। पर अगर वो खुद अपना कन्फेशन देना चाहे और मजिस्ट्रेट के सामने इसको रिकॉर्ड किया जाता है तो इसकी स्थितियां जो है अलग हो जाएंगी। पर इनिशियल बॉटम स्टेज पर हमें यह समझना है कि एंटी करप्शन यही सबसे बड़ी गलती करती है और यही सबसे बड़ी जल्दबाजी करती है नोटिस देने के अंदर। ये इनिशियल स्टेज पर जैसे ही ट्रैप करते हैं तो वहां पर आपको एक नोटिस देते हैं वास्ते आवाज का नमूना देने हेतु। नोटिस को ढंग से पढ़ लिया करो, जवाब देने से पहले फटाफट मत लिखा करो। विश्वास किसी पे आपको नहीं करना है। नोटिस पर कोई कानूनी प्रावधान नहीं लिखा होता है, आप चेक कर लेना। इवन आपको चार्जशीट मिली है उसमें उसकी कॉपी लगी होगी, किसी भी लीगल प्रावधान के तहत आपको नोटिस नहीं दिया गया है, ना ही किसी प्रोविजन को जो है वहां पर रिलाई किया गया है। आप कभी कोर्ट जाना, कोर्ट की प्रोसीडिंग को देखना, हर जगह ये लिखा रहता है कि हम साक्ष्य रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम ये कार्रवाई कर रहे हैं इस नियमों के तहत, इस अधिनियम के तहत। जब कोर्ट इतना फेयर और ट्रांसपेरेंट खेल खेल रही है तो वहां पर एंटी करप्शन इतना ट्रांसपेरेंट खेल खेलना क्यों नहीं चाहती है? नंबर 1। दूसरी बात, पीसी एक्ट में प्रोविजन नहीं है वॉइस सैंपलिंग के, इवन सीआरपीसी में नहीं है, और जैसा मैंने कहा किसी कानून में नहीं है जिस पर पार्लियामेंट को अभी जो है वर्कआउट करना है। तो जब प्रावधान ही नहीं है तो कंपल्सन क्यों? नोटिस में क्या लिखते हैं कि हमारे द्वारा इस केस में कार्रवाई की जा रही है जिसमें आप जो है अक्यूज्ड हैं, केस जो है इन धाराओं के तहत है जिसमें आपका वॉइस सैंपल लिया जाना है, आप अपना वॉइस सैंपल दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो व्यक्ति आपसे सैंपल की डिमांड कर रहा है, क्या वो एक्सपर्ट है? अगर वो एक्सपर्ट ही नहीं है तो वो कैसे सैंपल को ड्रॉ कर सकता है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उसने सैंपल ड्रॉ करते समय या सैंपल ड्रॉ करने से पहले जो आपको नोटिस दिया है उसमें किन साइंटिफिक पैरामीटर्स को रिलाई किया है, इस बात को अश्योर करने के लिए कि जो भी सैंपल लिया जाएगा उसमें टेम्परिंग नहीं की जाएगी, जो भी सैंपल लिया जाएगा उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं होगी, आपके साथ जो है कोई भी अन्याय नहीं होगा, कोई भी इनजस्टिस नहीं होगा। इवन सैंपलिंग का प्रोसीजर जो है फला फला मजिस्ट्रेट के सामने किया जाएगा या फला फला तरीके से फला फला साइंटिफिक मेथड से किया जाएगा। तो ये नोटिस ही अपने आप में इनलीगल है, इनकम्प्लीट है। आप दिमाग में रख लेना, जो चीज इलीगल है, इनकम्प्लीट है, उस पर 10 बार लिख के दो कि मैं सैंपल देना नहीं चाहता हूं, पर उसमें एक लाइन और भी लिख दो क्योंकि आपका नोटिस जो है इनकम्प्लीट है। यहां मेरी सोशल सिक्योरिटी, यहां मेरी लीगल सिक्योरिटी की जो है बात नहीं की गई है, जिस कारण उपरोक्त कारण से मैं सैंपल देना नहीं चाहता हूं। कुछ नहीं बिगड़ना आपका। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब चीज कानून में नहीं है, जब उसका इंप्लीकेशन कानून में नहीं है, तो वहां पर सैंपल नहीं देना किसी भी रूप में आपके राइट्स को अफेक्ट नहीं करेगा। पर फिर भी आपको डरा कर धमका के बात लिखा ली गई है। जब आप बेल एप्लीकेशन लगाते हो या कोर्ट में अपना पहला वर्जन देते हो, इस बात को जरूर प्लीड कर दो कि मुझको डराकर धमकाकर इस बात को लिखा लिया गया है जो मेरे संवैधानिक अधिकारों का आनंद है। जैसे ही आपने खंडन दिया वैसे ही वो नोटिस जो है वह खत्म हो गया। तो कुल मिला के आज हमने समझा कि इस पर्सपेक्टिव में जहां सैंपल लिए जा रहे हैं, उसका नोटिस दिया जा रहा है, उसकी लीगलिटी क्या है, उस पर कानूनी प्रावधान क्या है और वहां पर आपके लीगल राइट क्या है। तो डरने का नहीं है, लड़ने का है, जोश से नहीं, केवल दिमाग से। शतरंज का खेल खेले हो, खेला जरूर करो। वहां पर क्या होता है कि एक ही आदमी सबको जो है गवर्न कर रहा है, चाहे वो प्यादे हो या कोई भी हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप ही अपने केस के मालिक हो, आप ही अपने केस की गवर्निंग अथॉरिटी हो। अगर आप ही कंफ्यूजन हो जाओगे तो जो आपको खेल खेलना है वो कैसे खेल पाओगे? इस दिमाग का उपयोग करो, भगवान ने सबको दिया है। जैसे आप हो वैसा मैं हूं, हम सब इंसान हैं, सब इक्वल हैं। फर्क यह है कि मैंने कुछ बातों को समझा, पढ़ा और उनको गेन किया, और आपको गेन करना है जो मैं लगातार आपको गेन करवाऊंगा, ताकि आप में और मुझ में जो है वो कोई भी अंतर नहीं रहे। तो घबराएं नहीं, वर्कआउट करें और अपने केस में जो है सफलता प्राप्त करें। पार्ट 2 में डिसाइड हम करेंगे या हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो कानूनी प्रोविजन बने और जिसपे सुप्रीम कोर्ट को जो है लॉ बनाना पड़ा, और आर्टिकल 20(3), आर्टिकल 21 और अक्यूज के राइट में जो है बाइफर्कुलेशंस करने पड़े। तो ये क्या प्रोविजंस थे, ये कैसे इंप्लीकेट हुए, इस बारे में चर्चा करेंगे हम पार्ट नंबर 2 में। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और रोज
सोमवार से शुक्रवार मेरी वीडियोस आती रहेंगी सही 4 बजे। तो साथियों जुड़े रहें चैनल से। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।